Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ Q&A. I asked you guys on Instagram to ask me questions about influencer marketing. Influencers कैसे पैसे कमाते हैं, जब छोटे इन्फ्लुएंसर्स काम करना शुरू करते हैं तो उनको किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एंड अगर आपका कोई छोटा ब्रांड है तो हाउ कैन यू गेट मार्केटेड थ्रू अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर. आई इन्वाइटेड स्मॉल ब्रांड्स एंड स्मॉल क्रिएटर्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं. आई हैव क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस, सो आई थॉट आईड सिट डाउन एंड फिल्म दिस वीडियो फॉर यू गाइज. बहुत अच्छा मैं अच्छे से फॉर्मल से फ्रॉक में तैयार होकर मैं आई प्लान्ड ऑन फिल्मिंग दिस वीडियो इन द डे, लेकिन आई कुडंट फाइंड द टाइम और इस वक्त मैं आधी रात में ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ. सो आई जस्ट रीडिड माई मेकअप. जो मैंने सुबह किया था उसको मैंने थोड़ा सा फ्रेश किया है, एंड आई एम इन माई नाइट सूट एंड वी कैन हैव अ रिलैक्स गपशप and we're going to talk about influencer marketing. So let's begin. Alright, so I don't know how to go about it. I should have ideally grouped these questions कि हम एक तरह के questions एक साथ tackle कर लें, लेकिन I didn't do that. So I think we'll go with the flow और जो questions मुझे नजर आते जाएंगे उनको answer करते जाएंगे. So the first question I see here is, why don't Pakistani brands repost video or story of small content creators? I don't understand the reason. Even if it's an unboxing video or a good review, they don't reply. Okay, so I think this varies from brand to brands. कुछ brands ऐसे होते हैं जिनका they have a standard apparently, और वो एक particular खासतौर पे अपनी feed के लिए they have a certain standard, a certain aesthetic, a certain lighting preference, a certain color preference कि जिस तरह की videos वो अपनी फीड पे रीपोस्ट करना चाहेंगे. एंड देन स्टोरीज के लिए कुछ ब्रांड्स आर जस्ट अ लिटिल लेजी एंड दे आर नॉट वेरी एक्टिव देमसेल्व्स कि वो रोज रोज आके लोगों की स्टोरीज देखें और उसको रीपोस्ट करें. बट देन आई कैन गिव यू नेम्स ऑफ ब्रांड्स जो छोटे क्रिएटर्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनका कॉन्टेंट जरूर रीपोस्ट करते हैं. खाइस, नीशू, ये दोनों, जो नीशू खान का ब्रांड है खाइस, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. छोटे से छोटा कंटेंट क्रिएटर भी अगर नीशू खान को अपने साथ कोलैबोरेशन में पोस्ट डालता है, जिसके नीशू हैज़ व्हाट लाइक क्लोज टू 1 million फॉलोअर्स, नीशू वो कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करती है, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. सो इफ वर्क हार्ड ऑन दैट वीडियो, मेक अ गुड वीडियो एंड देन add Nishu Khan to the collaboration, and I think वो आपको repost करेगी, you will get exposure that way. इसी तरह खाइस को अगर आप अपनी stories पे mention करोगे, I assure you are going to get reposted. Similarly Zosh को अगर आप mention करोगे, they are going to repost you. Glowfill को अगर आप mention करोगे, they are probably going to repost you. खासतौर पे जो छोटे ब्रांड्स होते हैं ना, जो नए ब्रांड्स होते हैं, दे नीड कंटेंट, उनको कंटेंट की ज़रूरत होती है. सो उनको अपनी स्टोरीज में पोस्ट करें, उनके नए से नए प्रोडक्ट्स जल्दी से लेने की कोशिश करें एंड उनका जिक्र करें, उनको मेंशन करें अपनी स्टोरीज में. उनको भी कंटेंट की ज़रूरत होती है, सो दे आर मोर लाइकली टू repost you. Established brands, they are a little, उनका थोड़ा नखरा होता है posting like everybody, and some are just lazy. Okay. The next question is, how can we manage household? Okay, how do we manage household and job? जिस तरह कोई भी और और लड़कियां तो 9 to 5 जॉब करती हैं, सारा दिन घर से बाहर होती हैं, and then they also manage their home, their kids, their babies, their husbands, सब कुछ मैनेज कर रही होती हैं. एज अ कंटेंट क्रिएटर यू आर योर ओन बॉस, आप खुद डिसाइड करते हो अपने आवर्स. एंड आई पर्सनली बिलीव कि जिस काम का आपके दिल में पैशन होता है, यू फाइंड द टाइम फॉर इट. जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं 1 रुपया नहीं कमाती थी कंटेंट क्रिएशन से, एंड येट मेरा छोटा बच्चा था, मैं उसको सुला के मैं रात के 12 बजे इस तरह तैयार होके यहाँ बैठ के 3-3 घंटे फिल्म किया करती थी. सो आई हैड द पैशन फॉर इट. यू नीड टू हैव द पैशन फॉर इट. अगर आपकी सिर्फ मोटिवेशन ये है कि पैसे मैं कमा लूँ, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, लेकिन आई एम नॉट विलिंग टू पुट इन द हार्ड वर्क और सैक्रिफाइस माई स्लीप और माई मी टाइम, लेकिन फिर भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो ऐसे नहीं होता. यू हैव टू find the balance and you have to put something in priority, फिर आप मैनेज कर सकते हो. Okay, next question is, ब्रांड से collab तो करना पड़ता है, पर स्टार्ट कैसे ले बंदा अगर फेस नहीं दिखाना तो. प्लीज समथिंग गुड अबाउट ऑनलाइन अर्निंग, नॉट 15,000 कोर्स और 10,000 पहले ही एक बंदा कमाने का तरीका. आई थिंक इट्स एन इनकम्प्लीट, बट आई थिंक व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज के पहले ही बंदा कमाने का तरीका ढूंढ रहा हो तो 15,000 10,000 का कोर्स नहीं लिया जा सकता. एनीवेज, अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद अ फोकस ऑन द प्रोडक्ट. एंड उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपनी फिल्मिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है. प्रोडक्ट की अगर आपने शॉट्स लेनी है तो प्रोडक्ट कम से कम नजर आए, अच्छी लाइट में नजर आए, नेचुरल लाइट यूज़ करें, प्रोडक्ट फोकस्ड वीडियोस बनाएं, अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाएं, स्वॉच वीडियोस बनाएं, प्रोडक्ट की जो ट्रेंडिंग ऑडियोज चल रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस ऑडियो अ वाइल बैक कि इफ़ यू हैव दिस एंड दिस देन यूज देम टुगेदर, समथिंग लाइक दैट. सो इस तरह की वीडियोस आप ट्रेंडिंग ऑडियोज पे बना सकते हो और अपना चेहरा दिखाए बगैर
ब्लॉगिंग स्टार्ट ज़रूर कर सकते हो. सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. ओके, दिस पर्सन इज आस्किंग, आई एम अ टीनेजर एंड आई जस्ट स्टार्टेड माई ब्लॉग, एनी टिप? ओके, द फैक्ट दैट यू आर अ टीनेजर इज वंडरफुल बिकॉज इट मीन्स कि आपके पास एम्पल टाइम है टू एक्चुअली ग्रो एंड मोनेटाइज योर फॉलोइंग. It is also wonderful because अभी at this stage in life you probably don't have a lot of responsibilities. आपका you know husband, शादी, घर, ससुराल, बच्चे, ये सब कुछ अभी आपके ऊपर नहीं है. Your only priority should be studies. Of course वो ignore नहीं होनी चाहिए. So that is my tip number 1. But the fact that you are so young also puts you in kind of a vulnerable position because इंसान के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इंसान ने इतना एक्सपीरियंस नहीं गेन किया होता कि आप अपनी बात आगे रख सको, निगोशिएट कर सको. एंड सो ब्रांड्स आर लाइकली टू टेक एडवांटेज ऑफ यंगर इन्फ्लुएंसर्स, न्यूअर इन्फ्लुएंसर्स. सो आई वुड से कि वर्क इंटेलिजेंटली, वर्क प्रोफेशनली, किसी ब्रांड को अपना फ़ायदा ना लेने दें. एंड ऑल्सो स्टे वेरी प्रोफेशनल. डोंट शेयर टू मच इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. आप कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज जाते हैं, guard your privacy while also building a connection with your audience. So I think for starters those are some tips I have for you. Okay, this next question is घर बैठे अर्निंग करने की कोई टिप्स दें, कोई वेबसाइट या कुछ और जगह जहाँ से ऑनलाइन अर्न किया. Okay, this is an entirely different topic area and we're not talking about this today. So इस क्वेश्चन को हम किसी और दिन एड्रेस करेंगे. Let's take the next question. What to do with the brands who take addresses and ghost you? Okay, even I don't know what to do about these brands because it still happens. Like even at this stage it happens कि brands address लेते हैं. Right now I think there are 3 brands out there जिन्होंने मेरा address लिया हुआ है, but I have not received a PR package from them and काफ़ी देर से मैंने उनको अपना address दिया हुआ है. So the one thing you can do to guard your privacy is कि आप कोई इस तरह का एड्रेस लो, जैसे मेरा एड्रेस, मेरे घर का एड्रेस बहुत कम ब्रांड्स के पास है. ओनली द ब्रांड्स दैट आई ट्रस्ट, उनके पास मेरे एक्चुअल रेजिडेंशियल एड्रेस है. मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स, स्पेशली जो छोटे ब्रांड्स होते हैं, उनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं होती अपना रेजिडेंशियल एड्रेस शेयर करने के लिए. तो आई गिव देम द एड्रेस ऑफ माई फादर्स ऑफिस. ठीक है, सो वो एक कमर्शियल एरिया है, ऑफिस है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ का एड्रेस होता है ज़्यादातर ब्रांड्स के पास. सो इफ़ यू हैव दैट ऑप्शन वे यू कैन गिव लाइक अ PO बॉक्स नंबर और पब्लिक किसी दुकान का, किसी ऑफिस का अगर आप एड्रेस दे सको तो दैट इज़ दी बेस्ट थिंग कि आपका अपना पब्लिक एड्रेस, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस बहुत ज़्यादा पब्लिक ना हो जाए एंड हर किसी के पास ना हो. सो दैट इज़ द वन थिंग यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी. बाकी क्या कर सकते हैं, ऐसे ब्रांड्स का कुछ भी नहीं कर सकते. स्पेशली विच आई टोटली रिकमेंड टू हैव योर ग्रेस एंड आप ब्रांड्स को रब्ता कर करके मेरा PR पैकेज कहाँ है. यू डोंट हैव टू बेग ब्रांड्स फॉर PR. सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उनसे फॉलो अप करो, पूछो. Just let them be, उनका PR पैकेज आने दो. But if you are afraid or you care about your privacy, which everyone should, so I think that is a great tip. This one reel culture, brand says we just need one reel और इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत होती है. देखो, I would absolutely not ask you to make reels for brands free of cost. मैं जिस वक्त बहुत छोटी इन्फ्लुएंसर थी, आई वाज अ नोबडी, कोई फॉलोअर्स नहीं थे मेरे, तब भी अगर मुझे कोई ब्रांड रीच करके ये कहता था कि हमें मुफ्त रील बना दें या हम आपको प्रोडक्ट भेजेंगे उसके मुकाबले में एक रील बना दें, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस. इसलिए क्योंकि मैं आपकी चीज़ों की भूखी नहीं हूँ. मैंने जो चीज़ें खरीदनी होती हैं, जिन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट होता है, वो मैं अपने पैसों से खरीद लेती हूँ. सो मैं आपकी चीज़ की भूखी नहीं हूँ. यू हैव टू रिस्पेक्ट माई टाइम. अगर आप मुझसे रील बनवाना चाहते हैं तो यू हैव टू रिस्पेक्ट माई टाइम. एंड जब आप यू पोजिशन योर सेल्फ लाइक दिस, तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ फॉर ग्रेटर थिंग्स. यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द काइंड ऑफ ब्रांड्स. आप ऑलरेडी फिल्टर करते जाओगे ना ऐसे ब्रांड्स को जो आपके काम की, आपकी मेहनत की वर्थ को नहीं समझते. देन यू ऑल्सो ऑटोमेटिकली गोइंग टू अट्रैक्ट ब्रांड्स जो आपके साथ काम करके आपके टाइम की वैल्यू करेंगे एंड आपको प्रोफेशनली डील करेंगे. सो आई थिंक setting yourself up for success and setting yourself up for professionalism is a great thing. And अगर कोई ब्रांड आपको ये कहता है तो too bad, they're just exposing that they are not very professional. So अच्छा है कि आप उन्हें फिर इग्नोर कर दें एंड इनकार कर दें. एंड you don't need to be rude, you just can very respectfully decline their offer कि नहीं, मैं मुफ्त काम नहीं करके दे सकती. As simple as that. How can I grow without doing paid promotions? Okay, this I think is from a brand. How can I grow without doing paid promotions? अगर आप PR packages भेज सकते हैं तो I think you should send PR packages to influencers जो PR packages का charge नहीं करते. Like अगर आप cash में नहीं pay करना चाहते तो you can send PR packages to medium-sized influencers. लोग मीडियम साइज इन्फ्लुएंसर्स की जो पावर है ना उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. एंड ऑल्सो पीपल ब्रांड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू इन पर्टिकुलर, आई एम
जनरली स्पीकिंग के लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोग काम मरियम परवेज से कराना चाहते हैं लेकिन काम मुफ्त कराना चाहते हैं. सो दे आर एंग्री कि मरियम परवेज इतना क्यों चार्ज करती है. द थिंग इज थिंग्स विल ऑलवेज कम डाउन टू डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. सो अगर आपका बजट अलाउ करता है कि आप पेड प्रमोशंस करा ही नहीं सकते, नहीं अलाउ करता आपको पेड प्रमोशंस कराना, एंड आप सिर्फ PR पैकेजेस ही भेज सकते हो, तो यू हैव टू सेलेक्ट इन्फ्लुएंसर्स स्मार्टली who have a medium sized following, like किसी के 20-30 हज़ार फॉलोअर्स हैं. गो फॉर देम. आई हैव 60,000 प्लस फॉलोअर्स. मैं अब तक PR का चार्ज नहीं करती. सो देर आर पीपल आउट देयर जो PR का चार्ज नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे. सो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करें, एंड ऑब्वियसली ये उनके ऊपर है कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट्स में, एंड वो आपके प्रोडक्ट्स रिसीव करना चाहेंगे. बिकॉज एज इन्फ्लुएंसर्स हमें बहुत सारी PR रिक्वेस्ट आती हैं और फिर हमारा घर भरता जाता है उन चीज़ों से जो हमें नहीं चाहिए. सो वी ऑल्सो गेट सेलेक्टिव अबाउट द PR वी कैन रिसीव. लेकिन ट्राई टू फाइंड इन्फ्लुएंसर्स, एंड ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है. जो जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर बनता जाता है ना, उसका कनेक्शन अपनी ऑडियंस से उतना कम होता जाता है, क्योंकि वो हर इंडिविजुअल के साथ उतना टाइम नहीं लगा सकता ना जितना एक छोटा इन्फ्लुएंसर लगा सकता है. सो दीज मीडियम साइज इन्फ्लुएंसर्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस. send them PR packages and hopefully that will get some sales rolling, and उसके बाद आप थोड़ा सा बजट निकाल सको to even do paid promotions. How to start a work as an influencer with low budget? I have a lot of things. Skincare, makeup. अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं तो start making content. Low budget, you don't have to invest in like fancy equipment. आपको महंगी लाइटिंग, महंगे फ़ोन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. You just have like जो अल्लाह ताला ने आपको सनलाइट दिया, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ लाइट. एंड आपके पास अगर ऑलरेडी मेकअप एंड स्किन केयर है तो जस्ट स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट. दैट इज़ माई टिप फॉर यू, क्योंकि ये बहुत बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है. हाउ टू स्टार्ट वर्क एज एन इन्फ्लुएंसर? यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट. मेक अ लिस्ट ऑफ वीडियो आइडियाज़ जो आपको एक्साइट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट यू ऑलरेडी हैव, यू कैन डू रिव्यूज, यू कैन डू ट्राई ऑन्स, यू कैन डू वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद. एंड डे लाइट में अपने फ़ोन के कैमरे के साथ स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़. शुरू में क्वालिटी बुरी होगी, वक्त के साथ साथ आप सीखोगे, एंड दैट्स जस्ट वेयर एवरीबडी स्टार्ट्स. सो स्टार्ट देयर. I'm a small business owner and don't ask for free work, but good people are very expensive. What to do? Again, the same advice that I gave this last person. Find the people in the middle range who have good influence. You have to use your good judgment there. You have to follow them and you have to see and realize for yourself कि आप जब आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपका कितना दिल करता है उनकी बात सुनने का. How influential are they for you? आप कितना इन्फ्लुएंस होते हो उनकी बात से, एंड दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और वो कितने लोगों को परस्यू कर सकते हैं टू बाय योर प्रोडक्ट. सो go for medium-sized influencers. They have a lot of influence and they just go unnoticed. How do we decide the amount we should charge from a brand because no one shares that? That is absolutely very true, and that is one of the most nerve-wracking things. जिस वक्त आप ग्रो करना शुरू करते हो एंड ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं फॉर द चार्जेस, यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू से बिकॉज आपको कोई आइडिया नहीं होता है. द फर्स्ट टाइम मरियम परवेज रीच आउट टू मी एंड शी वाज लाइक कि आप कितना चार्ज करोगी या आपकी वीडियो के क्या चार्जेस हैं. आई वो सो क्लूलेस कि मैं अब इसको क्या बताऊं कि मैं क्या चार्ज करूंगी. मरियम परवेज वाज माय सेकंड कोलैबोरेशन. उससे पहले मैंने एक बहुत ट्रैवल एजेंसी के साथ एक कोलैबोरेशन की थी. सो आई वॉज एब्सोल्युटली क्लूलेस. बट आई टेल यू समथिंग कि लोग इसलिए नहीं शेयर करते बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान. देयर इज नो स्टैंडर्ड. बाहर के मुल्कों में ना वहाँ एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया कि अच्छा फैशन इंडस्ट्री में अगर मेकअप एंड स्किन केयर की वीडियोज़ किसी ने बनानी है तो इतने 1000 फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर वो इतना चार्ज करेगा. सो दे हैव अ स्टैंडर्ड रेट लिस्ट काइंड ऑफ. पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान में अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर. योर फॉलोअर काउंट मैटर्स, योर इंगेजमेंट मैटर्स. इंगेजमेंट तो खैर सारी दुनिया में ही मैटर करती है, लेकिन योर इन्फ्लुएंस मैटर्स. आप कितने इन्फ्लुएंशियल हो, हाउ मेनी सेल्स डू यू जर्नली. आप एक 10,000 या 15-20,000 फॉलोअर्स वाले भी इंसान हो सकते हो, बट इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, आपका ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं लोग आप पे, एंड यू जनरेट अ लॉट ऑफ सेल्स, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस चार्ज कर सकते हो किसी ब्रांड से बिकॉज यू आर वैल्यूएबल टू द ब्रांड. सो पाकिस्तान में बेसिकली कोई सेट चार्जेस नहीं है. आई विल टेल यू कि जर्नली अगर आपका इन्फ्लुएंस अच्छा है, इफ़ यू हैव अ गुड इन्फ्लुएंस, इस बात का अंदाज़ा आपको खुद होगा. इस बात का अंदाज़ा आपको इस बात से भी होगा कि आपने अपनी ऑडियंस कैसे इकट्ठी की है. अगर आपने अपनी ऑडियंस गिव अवेज करके इकट्ठी की है, अगर आपने अपनी ऑडियंस वो जो इंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, लाइक फॉर लाइक, फॉलो फॉर फॉलो, इस तरह इकट्ठी की है, तो आपके मोस्ट लाइकली बहुत इन्फ्लुएंस नहीं होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ योर फॉलोअर्स आर लाइक डेड फॉलोअर्स. दे आर नॉट वेरी इंगेजिंग फॉलोअर्स.
लेकिन अगर आपके बहुत इंगेजिंग फॉलोअर्स हैं, अगर आपको बहुत सारे DMs आते हैं, लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, लोग आपकी बात को ट्रस्ट करते हैं, if you can feel the engagement and the influence, then you're in a good position to charge a good amount because you know that you're influential. ठीक है, so उसमें typically an influencer who has a good influence, I would say, can charge about 0.75 rupees per follower. You know what I mean? यानी कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर के 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो दे कैन प्रॉब्ली चार्ज 75,000 फॉर अ रील, बट सम इन्फ्लुएंसर्स इवन चार्ज लाख रुपए फॉर अ रील. सो वो दैट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप अपने क्या चार्जेस रखना चाहते हो एंड हाउ इन डिमांड आर यू. लेकिन जनरली आई थिंक दैट इज अ गुड एस्टिमेट. 0.7 rupees per follower. I think that is a fair amount, and that, by the way, is the amount for the reel. Then there are stories and there is story promotion and obviously बहुत सारे और modes हैं of promotion, but that is just a general idea I'm giving you. Everyone says according to your followers and reach, but any guidance or hint or cheat code मैंने आपको बता दिया. What if we set a deal with a brand but then we don't like the products? How to call it off? Okay, so the best way to go around it is to have everything very clearly put out. जो मेरी मीडिया किट है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई शेयर माई मीडिया किट, आई पोस्ट इट समवेयर हेयर ऑन द स्क्रीन. मेरी मीडिया किट की जो बैक साइड है उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है, और इन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये मेंशन्ड है कि अगर समन को कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा तो फाइनल रील में फीचर नहीं किया जाएगा. फाइनल रील में सिर्फ वो प्रोडक्ट्स फीचर किए जाएंगे जो समन को अच्छे लगेंगे. एंड उसके अलावा मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि अगर आपको अर्जेंटली कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसकी टेस्टिंग का टाइम अवेलेबल नहीं है, लाइक आपने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट की वीडियो बनवानी है एंड वो अर्जेंटली चाहिए आपको, तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स को तो टाइम चाहिए होता है, 3 हफ्ते तो मिनिमम चाहिए होते हैं टू टेस्ट देम आउट. सो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपकी कोई कैंपेन आ रही है, यू नीड टू instantly get a video made, then that video will be treated as content creation. उस वीडियो में मैं ये आके नहीं कहूँगी कि I love this product, I recommend this product, ये प्रोडक्ट यूँ अमेजिंग है. I'll say कि ये प्रोडक्ट है, ये इसके क्लेम्स हैं, वो इट सेज I'll obviously work hard for the video, I'll present it nicely, मैं उसका अच्छा सा ad बनाऊंगी, but it will be just that, it will be an ad. So I have these terms and conditions very clearly laid out for the brand. and मेरी ब्रांड के साथ बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन होती है कि अगर मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा तो मैं प्रोडक्ट के लिए रेव रिव्यूज़ नहीं दूंगी कि ऐसे खरीद लें, ऐसे. आई विल नॉट पुश द प्रोडक्ट टू मच, आई विल जस्ट शेयर इट्स क्लेम्स and I'll not use the words I recommend this product. So I'm very clear with the brands what to expect from me. And so when I don't like a product they have sent me, तो अमूमन मुझे उनको ये spell out नहीं करना पड़ता कि मुझे आपका product बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. The way I'm making stories for them or the way I make a video for them या the script I send them, उनसे उसको idea हो जाता है कि मुझे कितना पसंद आ रहा है उनका product, So the money you charge a brand, खासतौर पे स्किन केयर इंडस्ट्री में, is for risking your own skin, is for the time you spend in testing out a product. So वो पैसे उस चीज़ के हैं, वो पैसे इस बात के नहीं है कि आप मुझे पैसे दो मैं आपके प्रोडक्ट की तारीफ करूंगी. That is not how professionals work. So the money you are charging them is for your time and for your effort and for risking your skin and for your commitment to test out a particular product. Obviously अगर आप एक विटामिन सी टेस्ट कर रहे हो तो आप 3 और विटामिन सीज नहीं साथ साथ टेस्ट करना शुरू कर दोगे, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है. सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल योरसेल्फ एंड देन लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग एज वेल, आप जिस तरह के ब्रांड्स को अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करोगे ना, अपना स्टैंडर्ड जो सेट करोगे, फिर आप उसी तरह के ब्रांड्स को अट्रैक्ट करोगे. एंड गुड ब्रांड्स दे विल अंडरस्टैंड कि नॉट एवरी प्रोडक्ट वर्क्स फॉर एवरीवन. एंड अगर कोई प्रोडक्ट का बाद आप रेव रिव्यू नहीं दे रहे हैं तो probably you don't like the product and it's okay. So they will understand, I think. Okay, the next question is how to stay authentic when working on paid jobs. I think I pretty much covered this in the previous question. Okay, you have to you have to educate your audience. इसमें मैं ये भी include करूँगी कि आप अपनी audience को भी educate करते रहो. जिस तरह मेरी audience को पता है कि I make review videos and then I make content, just content for brands. ठीक है, so उस content में that is just content. I'm not saying कि ये product बहुत अच्छा और ये जरूर जाके खरीदो और ये मैंने approve किया है. I'm just displaying that product in an aesthetically pleasing manner. And मेरी audience educated है इस हवाले से कि किस वक्त मैं content creation कर रही हूँ और किस वक्त मैं genuine review दे रही हूँ. And then they are at liberty to decide कि उन्होंने
मेरी कंटेंट क्रिएशन से इंस्पायर होकर कोई वीडियो कोई प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे को प्रोडक्ट रेकमेंड करी होती हूँ बट इट्स नॉट कॉलिंग योर नेम एंड आप नहीं खरीदते। एंड बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे को प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करी, आई जस्ट एम प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट येट यू लाइक इट, इट्स कॉलिंग योर नेम, आप उसकी पैकेजिंग अच्छी लग रही है, उसके बेनिफिट्स अच्छे लग रहे हैं, यू वांट टू बाय इट। सो देन इट कम्स डाउन टू द follower or the customer जिसने मेरा content देखा है. So I think you can stay authentic by educating your audience and also developing a very professional relationship with the brands as well. Okay, how do you handle negative comments, especially on sponsored content? I would say I'm very lucky in this regard कि मैं क्योंकि sponsored content इतना खुला के करती हूँ, यानी कि मैं अपने कंटेंट को हाइड नहीं करती ना कि ये स्पॉन्सर्ड, मैं अपनी स्पॉन्सरशिप्स के बारे में इतनी ओपन और ट्रांसपेरेंट हूँ कि मेरी ऑडियंस उस बात को बहुत रिस्पेक्ट करती है. इफ़ आई फील कि मुझे हेट मिले या जिन लोगों को हेट मिलता है उनको हेट इसलिए मिलता है बिकॉज पीपल स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग कि आपका ज़्यादातर कॉन्टेंट स्पॉन्सर्ड होता है एंड आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे, आप नहीं बता रहे कि आपको ये बोलने के, आपको ये तारीफ करने के पैसे मिले. मज़ा तो तब है ना जब आपकी ऑडियंस को पता हो कि इसको पैसे मिल रहे हैं फिर भी वो आपके कहने पे चीज़ खरीदे. वो आपको वो लेवल ऑफ ट्रस्ट आप अपनी ऑडियंस के साथ मेंटेन करो कि ऑडियंस को पता है एंड दे आर रूटिंग फॉर यू एंड दे आर हैप्पी फॉर यू कि ये गो गेट योर कॉइन, यू नो यू डिजर्व इट, तुमने मेहनत की है, तुमने प्रोडक्ट टेस्ट आउट किया है, तुम हमें अच्छा रिव्यू दे रही हो, तो अगर हम इस ब्रांड को सेल देंगे यू डिजर्व टू गेट अ कमीशन. सो ये मज़ा तो इस बात का है कि आपकी ऑडियंस को पता है कि यू आर अर्निंग फ्रॉम इट एंड येट दे आर स्टिल सपोर्टिव ऑफ इट. सो आई generally do not get hate comments on sponsored content. Alhamdulillah. Generally negative comments ko I feel like people are just radiating the energy they feel in themselves and they're projecting their own thinking, you know, onto anything they come and comment on. वो जिस भी चीज़ को जिस भी तरह से comment करते हैं, you just have to शुरू में आप you take the offense and बाद में भी like we are human beings, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर जाएं उस थॉट प्रोसेस से एंड हमें कभी ना बुरा लगे किसी का कमेंट. बुरे लगते हैं कमेंट्स बट इवेंचुअली यू लर्न टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम समबडीज बैड कमेंट. अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया या किसी ने आपको बैड कमेंट दिया है, you have to realize it's not about you. It's not because you are a horrible human being. If you're not a horrible human being, it's most likely because they are having a horrible day or they are a horrible human being. So when you understand that, ये आपको इतना बॉदर नहीं करता, you just develop a thick skin. Secondly, you start treating hate comments as engagement. आप ये अपने आप को समझा लो कि the more hate your post is gonna get, the more engagement they're gonna give you, and the more engagement they're gonna give you, the more success is gonna come to you. आपकी जितनी आपकी पोस्ट जितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, आपकी एंगेजमेंट जितनी अच्छी होगी, आपका एंगेजमेंट रेट जितना अच्छा होगा, आप उतने पैसे अर्न कर सकते हो, उतने फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे. गुड विद बैड एंगेजमेंट, गुड एंगेजमेंट विल ऑल्सो कम बिकॉज देयर आई स्टिल बिलीव कि इस दुनिया में जितने बुरे लोग हैं उससे ज़्यादा अच्छे लोग हैं. द मेजॉरिटी इज गुड पीपल. सो जस्ट स्टार्ट treating hate comments as something that actually gives you benefit and then you're not going to mind them at all. How to stay consistent? It's a rather broad question. Like the tip I can give you on consistency is to plan properly and to batch film. इकट्ठे फिल्म करें. जिस तरह जब मेरी बेटी का स्कूल डेज ऑन होते हैं तो ट्यूसडेज आर माई फिल्मिंग डेज. सो ऑन ट्यूसडेज आई यूज टू फिल्म ऑल ऑफ माई कॉन्टेंट. मैं अपना सारा कॉन्टेंट ट्यूसडे को फिल्म कर लेती थी, वेडनेसडे को बैठ के एडिट करती थी. एंड देयर वाज अ मंथ व्हेन आई पोस्टेड लाइक इन फेब्रुअरी दिस ईयर. फेब्रुअरी में 29 डेज थे ना, आई थिंक आई पोस्टेड 26 आउट ऑफ दोज 29 डेज एंड आई वॉज एबल टू अचीव दैट जस्ट बिकॉज आई वुड बैच फिल्म. मैं एक साथ फिल्म कर लेती थी. एंड एक दफ़ा आपको प्रैक्टिस हो जाए ना कि आपने छोटा छोटा कंटेंट फिल्म करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट बाइट साइज कंटेंट. आपने ये जिस तरह मैं बैठ के अभी यूट्यूब के लिए एक पूरी वीडियो बना रही हूँ, 40 मिनट की फिल्मिंग मैं कर चुकी हूँ. जितनी ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो बना रही हूँ, इतनी लंबी वीडियोस तो आपको नहीं चाहिए होती इंस्टाग्राम के लिए. सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक. आप पहले प्लान करोगे, यू लिस्ट आउट वीडियो आइडियाज़ कि इस महीने मैंने क्या क्या वीडियो आइडियाज़, क्या क्या वीडियोज़ बनानी है. एंड देन यू कैन ग्रुप वीडियोज़ कि अच्छा जैसे मैंने स्किन केयर वीडियोज़ बनानी है, उस दिन मैं ये 3 वीडियोज़ इकट्ठे बना सकती हूँ. एंड देन यू कैन बैच फिल्म एंड वंस यू हैव द कॉन्टेंट फिल्म तो आपके लिए कंसिस्टेंट रहना आसान होता है. इफ़ यू जस्ट गोइंग ऑन रैंडमली पोस्ट कर रहे हो, रैंडमली फिल्म कर रहे हो, तो फिर इट्स हार्ड टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर श्योर.
How do you handle a situation when a sponsored content does not do well? ऐसा होता है because the thing is some brands, मुझे ऐसा लगता है कि जिन brands के साथ आपकी energy मिलती है ना, उन brands को automatically आपकी वजह से बहुत अच्छा response मिलता है. I just feel that. एंड जिस ब्रांड के साथ आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जी भी रेडिएट होती है ना, अ ब्रांड यू ट्रूली बिलीव इन, व्हेन यू टॉक अबाउट दैट ब्रांड यू आर, आपका एंथुजियाज्म ही अलग होता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड जिसमें आप ट्रूली बिलीव करते हो, वर्सेज अ ब्रांड जिससे आप खुश नहीं हो, जिसके साथ आपकी काम करने में कुछ हटपट चल रही है, आप उतने दिल से उनका काम नहीं करते हो, एंड सो देयरफॉर वो उतना ऑथेंटिक रिस्पॉन्स नहीं आता ना. सो ऐसा हो जाता है कि हर ब्रांड को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता. कुछ ब्रांड्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कुछ को एवरेज मिलता है, कुछ को अच्छा नहीं भी मिलता. When that happens, I think you can just respectfully admit, I guess, अगर ब्रांड withdraw करना चाहे, like for example monthly stories में अगर ब्रांड पीछे हटना चाहे, it has happened to me कि एक ब्रांड के साथ मैंने काम किया, उनको पूरे महीने में सिर्फ एक ऑर्डर आया मेरी वजह से, एंड दैट इज बिकॉज वो पहला महीना था, उसमें मैं प्रोडक्ट टेस्ट करी थी. सो मैंने आगे बढ़ चढ़ के नहीं कहा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये ले लो, ये लो, ले लो. आई वाज जस्ट टेस्टिंग आउट द प्रोडक्ट, सो आई वाज फीचरिंग इट इन माय स्टोरीज, बट आई वाज नॉट पुशिंग द प्रोडक्ट. So they only got one order because of me, and they did not work with me the next month. And it's okay. Like, you know, you just gracefully accept that is okay. You are human, and you're not going to vibe with every brand, and you're not going to get every brand a response that they expect. And it's okay. You just need to learn that it's okay. मेरा नहीं ख्याल कि कोई brands होते हैं जो आके आपको, you know, वो जो कहते नहीं छिबियाँ देना. आई डोंट थिंक कि कोई ब्रांड्स आके आपको छिपियाँ देना शुरू कर देंगे कि देखिए हमने आपको पैसे दिए, आपने आपका हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया. आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह नॉट वर्क विद अ ब्रांड हु डज दैट. ब्रांड्स भी अंडरस्टैंड करते हैं. सो यू कैन शेयर योर ओन इनसाइट, यू कैन शेयर योर फीडबैक ऑन द सिचुएशन एज वेल, एंड आई डोंट थिंक इट हैज़ टू गेट ऑकवर्ड और अगली. यू कैन जस्ट ग्रेसफुली एक्सेप्ट दैट इट डिडंट वर्क आउट, एंड इट्स ओके. Okay, I'll just answer a couple more क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो. What metrics in insights do you pay more attention to? Okay, so insights में जाके obviously एक रील सबसे जो बड़ा उसका insight होता है, that is the number of views, कि आपको एक दिन में कितने views आ गए. For me personally, video that is okay, या जो वीडियो फेल नहीं हुई, फ्लॉप नहीं हुई, इज अ वीडियो जिसने पहले 24 घंटे के अंदर एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ माई ऑडियंस को रीच कर लिया है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव राइट नाउ 60,000 फॉलोअर्स, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरी एक वीडियो जो फ्लॉप नहीं हुई वो विद इन 24 आवर्स उस पर 12,000 व्यूज़ आ जाएंगे. अगर उस पर 12,000 व्यूज़ भी नहीं आएंगे इन 24 आवर्स, तो मुझे होगा कि हाँ यार ये वीडियो थोड़ी फ्लॉप हो गई है, ये वीडियो इतनी सक्सेसफुल वीडियो नहीं थी. लेकिन अ वीडियो दैट क्रॉसेज माई लाइक टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स, अगर मेरे 60,000 फॉलोअर्स हैं, तो एक वीडियो जो हफ्ते के अंदर 60,000 से ऊपर चली जाए, या ओवरऑल इवेंचुअली एक महीने बाद भी सही लेकिन 60,000 को क्रॉस कर जाए, दैट इज अ वीडियो आई वुड कंसिडर टू बी सुपर सक्सेसफुल. ठीक है, तो नंबर ऑफ व्यूज तो काउंट करते हैं, बट आई ऑल्सो थिंक another metric that I personally like looking at is number of shares. I feel like कि जो वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर होती है वो फिर उतना ज़्यादा इवेंचुअली ग्रो करना शुरू करती है और उतना ज़्यादा आपकी नई ऑडियंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है, दैट इज अ मेट्रिक आई पे अटेंशन टू. आई ऑल्सो पे अटेंशन टू द नंबर ऑफ न्यू फॉलोअर्स ईच रील ब्रॉट मी. हर रील के इनसाइट्स में जाके आपको नजर आता है कि नए फॉलोअर्स कितने लोगों ने आपको इस रील की वजह से फॉलो किया, एंड दैट इज अ वेरी good insight because it tells me कि ये वाली reel is attracting more people, so I can make more reels like it if I want to grow. But number of followers, new followers from each reel, of course the number of views and shares. I think these three metrics to me are the most important. Okay, this is the last question I'm gonna answer because ये एक बड़ा insightful question है और इसको थोड़ी सी detail से answer करूँगी. Commission or monthly stories, which is better? I think this varies from brand to brand. Generally I feel like कि monthly stories definitely, दोनों के अपने pros and cons हैं basically, लेकिन monthly stories are a little more stable. monthly stories में ये होता है कि आपको brand एक साथ महीने का एक certain amount पे कर देता है कि आपने हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा मेरी प्रोडक्ट को अपनी वीडियो में अपनी स्टोरीज में फीचर करना है. सो दैट इज़ मंथली स्टोरीज. उसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रांड हर महीने के शुरू में पे कर देता है. सो दैट इज़ अ मोर स्टेबल एंड दैट इज़ अ मोर शॉर्ट किस्म की इनकम है ना. इट्स नॉट वेरिएबल, इट्स नॉट
ऊपर नीचे नहीं होगी। एक आपको पता है कि अच्छा हाँ, मैं अगर 10 ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ और हर ब्रांड से एक महीने का 25,000 ले रही हूँ, तो 2.5 लाख तो मैं इस महीने कमा ही लूँगी। सो दैट गिव्स यू अ लिटिल मोर श्योरिटी कि आप एक महीने में कितना कमाओगे। वर्सेस अगर आप कमीशंस पे काम करोगे तो ऑब्वियसली ब्रांड कितनी ईमानदारी से आपको आपके कमीशंस पहुंचाता है, ब्रांड कितनी ईमानदारी से ट्रैक करता है आपके कमीशंस को, और कितने टाइम से बाद में आपको वो कमीशंस देता भी है या नहीं देता, ऑल ऑफ दैट विल बी अ लिटिल मोर रिस्की। ठीक है, सो कमीशंस पे काम करना उसकी ये डाउन साइड है। बट ऑन दी अप साइड आपकी कोई कमिटमेंट नहीं होती विद द ब्रांड। व्हेन यू आर कमिटेड टू मेकिंग स्टोरीज इन अ मंथ, देन यू हैव टू मेक द स्टोरी एवरी सिंगल वीक। Whereas with commissions आपकी किसी तरह की कमिटमेंट नहीं है टू द ब्रांड। आपका दिल करेगा तो आप पोस्ट करोगे ब्रांड के बारे में, आपका दिल नहीं करेगा तो आप पोस्ट नहीं करोगे। यू आर नॉट लायबल टू पोस्ट। अगर आप पोस्ट करोगे एंड आपके पोस्ट करने से सेल्स जनरेट होंगी तो आपको कमीशन मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। सो इट्स कंप्लीटली इन योर कंट्रोल। आप यू आर योर ओन बॉस इन दैट रिगार्ड। लेकिन जब आप मंथली स्टोरीज करते हो किसी ब्रांड के साथ, दे आर द बॉस। आप उनकी सैलरी पे हो, उनके पे रोल पे हो, तो you have to have a different attitude there. Okay. अब इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि it will depend brand to brand, because there are certain brands जिनके साथ मैं कमीशन पे काम करना प्रेफर करती हूँ, because जब मैं उनके साथ स्टोरीज पे काम करती हूँ तो they are much more particular कि अब इस हफ्ते इस प्रोडक्ट की बात करो, इस हफ्ते इस प्रोडक्ट की बात करो, इस प्रोडक्ट के ये फीचर्स हाईलाइट करो। सो दे आर वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी डिक्टेटिंग, और उसमें मुझे वो लिबर्टी, मुझे ऐसा लगता है मेरी आज़ादी छिन गई है। सो आई फील वेरी कन्फाइंड एंड आई डोंट फील दैट द इंफॉर्मेशन और द स्टोरीज आई एम मेकिंग आर कमिंग ऑथेंटिकली। तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता, एंड आई वुड रादर मेक स्टोरीज फॉर देम अपने दिल से, अपनी मर्जी से। जिस वक्त मेरा दिल करे, जिस प्रोडक्ट पे बात करने का दिल करे, मैं आज़ादी से उनकी वीडियोज़ बना सकूँ। सो मैं मंथली स्टोरीज पे काम करना प्रेफर करती हूँ विद ब्रांड्स हु गिव मी कंप्लीट लिबर्टी कि जो प्रोडक्ट्स तुम्हें पसंद हैं उनकी बात करो। बिकॉज मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करूँ। ऑब्वियसली स्किन केयर ब्रांड्स हैं, 10 स्किन केयर ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ। हर स्किन केयर ब्रांड का एक सीरम है, हर स्किन केयर ब्रांड के फेस वॉशेज़ हैं, हर स्किन केयर ब्रांड की बॉडी लोशन है, हर स्किन केयर ब्रांड का नाइट क्रीम है, हर स्किन केयर ब्रांड का मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है। सो अगर मैं हर ब्रांड की हर चीज़ रेकमेंड करना शुरू कर दूँ तो इट विल गेट वेरी कन्फ्यूजिंग एंड वेरी ओवरवेलमिंग फॉर माई ऑडियंस, और मेरे लिए मेरी ऑडियंस सबसे ऊपर है। सो उस सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त मेरे कंट्रोल में होता है ना, तो आई हाईलाइट माई फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच ब्रांड, चाहे मुझे उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स क्यों ना पसंद हो। लेकिन मैं कुछ ब्रांड्स के, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो और मेरी स्टोरीज देखते रहते हो, तो यू वुड नो कि मैं कुछ ब्रांड्स के ना कुछ प्रोडक्ट्स पकड़ लेती हूँ। अच्छा, इसका मुझे सनस्क्रीन पसंद है तो इसका मैं ज़्यादातर सनस्क्रीन ही फीचर करूँगी। इस ब्रांड का मुझे फेस वॉश पसंद है तो मैं ज़्यादातर इसका फेस वॉश ही फीचर करूँगी। तो मैं थोड़ी सी डिस्टिंक्शन रखने की कोशिश करती हूँ ताकि ऐसा ना हो आपको मैक्सिमम मैं फेस वॉश की 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, सीरम्स की 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, सनस्क्रीन की 4 ऑप्शंस दे रही हूँ कलेक्टिवली। ऐसा ना हो कि मैं आपको 10 ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ तो हर चीज़ की 10-10 ऑप्शंस दे रही हूँ। सो आई लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड लिबर्टी व्हेन आई एम डूइंग स्टोरीज। जो ब्रांड्स मुझे वो लिबर्टी अलाउ करते हैं, आई लव डूइंग मंथली स्टोरीज विद देम, बिकॉज इट डेफिनेटली, वो मेरा जो मंथली इनकम का साइकिल है वो ज़्यादा श्योरिटी होती है उसमें विद मंथली स्टोरीज। ऑब्वियसली कमीशन में उतनी श्योरिटी नहीं होती कि कितना कमीशन आएगा, लेकिन जिन ब्रांड्स के साथ मैं वो लिबर्टी फील नहीं करती, उन ब्रांड्स के साथ मैं कमीशन बेसिस पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बिकॉज फिर मैं जब भी उनके लिए स्टोरी बनाती हूँ, फिर मैं दिल से बनाती हूँ। फिर जिस वक्त मेरा दिल कर रहा होता है उनके लिए स्टोरी बनाने का, उस वक्त बनाती हूँ। फिर आई एम नॉट बाउंड बाय अ मंथली कोटा कि मैंने आपकी इतनी दफ़ा आपका जिक्र करना है, इतनी स्टोरीज बनानी है, आपके बताए हुए इस टॉपिक और इस स्क्रिप्ट पे बनानी है। सो आई थिंक देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ मंथली स्टोरीज एंड कमीशन बेस्ड work model, and yet based on your relationship with each brand and how each brand works, हर ब्रांड का अपना काम करने का तरीका है। I'm not saying एक तरीका दूसरे से गलत है। ऑफ कोर्स अगर किसी ब्रांड की स्ट्रैटेजी में XYZ प्रोडक्ट प्रमोट करना है कि हमने इस सीजन में, इस महीने में ये प्रोडक्ट प्रमोट करें, तो ऑफ कोर्स वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को, जिनको वो मंथली कोटा पे रखेंगे, उनको उसको पे रोल पे रखेंगे, उसको बताएंगे ना कि आपने कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है इस महीने में, डिक्टेट करेंगे। सो आई एम नॉट सेइंग कि वो ब्रांड्स गलत करते हैं या वो ब्रांड्स बुरे होते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि जिन ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी मुझे थोड़ा सा कन्फाइन करती है, एंड आई स्टार्ट लूजिंग जॉय इन द वर्क, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑथेंटिसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वहाँ मैं प्रेफर करती हूँ
to go the commission route. एंड ऑब्वियसली इफ आई ट्रस्ट द ब्रांड कि वो मुझे मेरे ड्यू कमीशंस देगा, यू नो, जितने कमीशंस अगर मैं नहीं प्रमोट करूंगी और मैं नहीं कमाऊंगी तो नहीं देगा, लेकिन अगर मैं करूंगी तो मुझे मेरा कमीशन आएगा. इफ आई ट्रस्ट देम इनफ देन आई ऑब्वियसली प्रेफर टू वर्क विद देम ऑन अ कमीशन बेसिस. और अगर कोई ब्रांड ऐसा है जिसके साथ मैं कन्फाइंड भी फील कर रही हूँ लेकिन मैं उनको ट्रस्ट नहीं करती, तो या तो मैं उनके साथ काम ही नहीं करूंगी. लेकिन अगर इफ आई एम इन अ पिंच एंड मैं उसके साथ काम करूंगी, मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया एंड आई स्टिल वांट टू वर्क विद देम, आई विल वर्क विद देम on a monthly basis. So I hope that answers your question. I've been filming for 51 minutes and 30 seconds. I'm gonna go. I'll see you guys in my next one. I hope this was helpful. Good night and Allah Hafiz.